नमस्कार। आज हम भारत के संविधान की आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ वकीलों की एक किताब नहीं है, बल्कि ये एक पूरे देश की उम्मीदों और सपनों का घोषणा पत्र है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कहानी को समझना। जरा सोचिए, कितना बड़ा सवाल है ना? कल्पना कीजिए, साल है 1947। सैकड़ों साल की गुलामी के बाद एक बहुत बड़ा, बहुत विविध देश आज़ाद हुआ है। अब इसे एक देश के तौर पर बनाया कैसे जाए? यही वो सबसे बड़ी चुनौती थी जो हमारे देश को बनाने वालों के सामने खड़ी थी। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि उस वक्त हालात थे कैसे। बात सिर्फ एक नया देश बनाने की नहीं थी, असली चुनौती तो उसे एक साथ, एकजुट रखने की थी। आज़ादी मिली, लेकिन साथ में बंटवारे का जख्म भी मिला। तो लक्ष्य ये था, इस विशाल, बिखरे हुए और जख्मी उपमहाद्वीप को एक देश बनाना। सच कहूं तो ये एक बहुत ही हिम्मत वाला सपना था। और देखिए, चुनौतियां कोई छोटी मोटी नहीं थीं। 500 से ज्यादा रियासतें थीं जिन्हें भारत का हिस्सा बनाना था। करोड़ों लोग भयानक गरीबी में जी रहे थे। समाज में जाति और धर्म के नाम पर गहरी खाई थी। सैकड़ों भाषाएं और अनगिनत संस्कृतियां थीं। इन सबको एक धागे में पिरोना ये संविधान का सबसे पहला और सबसे मुश्किल काम था। तो इसका हल क्या निकला? संविधान ने सबसे पहले हर एक नागरिक से एक पक्का वादा किया, और ये वादा था व्यक्तिगत आज़ादी का। मतलब हर इंसान के अधिकारों की पक्की गारंटी। इन्हें हम कहते हैं मौलिक अधिकार, और ये सिर्फ कागज पर लिखे अच्छे अच्छे शब्द नहीं हैं। ये वो गारंटी हैं जिन्हें कोई भी सरकार आपसे छीन नहीं सकती। अगर किसी के इन अधिकारों को कोई छीनने की कोशिश करे तो वो सीधा कोर्ट जा सकता है। ये हर नागरिक के हाथ में दी गई एक बहुत बड़ी ताकत है। इनमें से सबसे पहला और सबसे जरूरी है समानता का अधिकार। सोचिए, एक ऐसे समाज में जहां हजारों सालों से जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव होता आया हो, वहां ये कहना कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, ये अपने आप में क्रांति थी। इसी तरह एक और बहुत जरूरी अधिकार है अपनी बात कहने की आज़ादी। देखिए, कोई भी लोकतंत्र तब तक असली लोकतंत्र नहीं होता जब तक लोग बिना डरे अपनी राय न रख सकें, सरकार से सवाल न पूछ सकें। ये अधिकार उसी की नींव रखता है। ये बात इन अधिकारों के महत्व को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। ये कोई तोहफा या सुविधा नहीं है, ये वो बुनियाद हैं जिस पर हमारे लोकतंत्र की पूरी इमारत टिकी हुई है। लेकिन रुकिए, संविधान का काम सिर्फ अधिकार देकर खत्म नहीं हो गया। उसका एक और भी बड़ा सपना था, एक ऐसा समाज बनाना जो सबके लिए बराबर हो, सबके साथ न्याय करे। ये भविष्य के लिए एक विजन था। अब इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है मौलिक अधिकार जो सरकार को बताते हैं कि वो क्या नहीं कर सकती, जैसे कि भेदभाव करना। दूसरी तरफ है नीति निदेशक सिद्धांत जो सरकार को रास्ता दिखाते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। ये सिद्धांत अदालत में लागू तो नहीं किए जा सकते, लेकिन ये देश की सरकारों के लिए एक नैतिक कंपास की तरह काम करते हैं। और ये लक्ष्य क्या थे? जरा देखिए, काम करने वालों को सही तनख्वाह मिले, हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिले, समाज में बराबरी आए और हमारे पर्यावरण की भी रक्षा हो। ये दिखाता है कि संविधान बनाने वालों की सोच कितनी आगे की थी। वो सिर्फ एक राजनीतिक ढांचा नहीं, बल्कि एक ऐसा देश बनाना चाहते थे जो अपने लोगों की परवाह करे। ठीक है, तो अधिकार मिल गए, लक्ष्य भी तय हो गए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इतने अलग अलग तरह के लोगों से भरे देश को एक साथ चलाया कैसे जाए? इसका जवाब संविधान के गवर्नेंस मॉडल में छिपा है। और इस सिस्टम को कहते हैं संघवाद, यानी फेडरलिज्म। इसका मतलब बहुत आसान है, सारी शक्ति सिर्फ एक जगह यानी दिल्ली में नहीं होगी। शक्ति को केंद्र सरकार और राज्यों के बीच बांटा जाएगा। ये भारत की अलग अलग संस्कृतियों और पहचानों को सम्मान देने का सबसे अच्छा तरीका था। और ये बंटवारा हुआ 3 स्तरों पर। सबसे ऊपर केंद्र सरकार, फिर अलग अलग राज्यों की अपनी सरकारें, और सबसे नीचे जमीनी स्तर पर गांवों और शहरों में पंचायतें और नगरपालिकाएं। इससे ये पक्का होता है कि फैसले उन लोगों के करीब लिए जाएं जिन पर उनका असर पड़ता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरा ढांचा सिर्फ कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहयोग करने के लिए बनाया गया है। ये एक ऐसा अनोखा फॉर्मूला है जो देश को एक रखता है और साथ ही राज्यों को अपनी पहचान बनाए रखने की आज़ादी भी देता है। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प और जरूरी बात पर। भारत का संविधान कोई पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है।
नहीं, ये एक जिंदा दस्तावेज है जिसे इस तरह बनाया गया है कि ये वक्त के साथ खुद को बदल सके और बेहतर बना सके। जरा सोचिए, संविधान 1950 में लागू हुआ और ठीक 1 साल बाद 1951 में ही इसमें पहला बदलाव भी हो गया। ये दिखाता है कि हमारे देश के निर्माता ये बात अच्छी तरह जानते थे कि वक्त बदलेगा, देश की ज़रूरतें बदलेंगी और उसके साथ-साथ संविधान को भी बदलना होगा। 106 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हमारा संविधान कितना लचीला है। इसने 106 बार खुद को बदला है ताकि ये आज के भारत के लिए प्रासंगिक बना रहे। संविधान के मुख्य शिल्पी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के ये शब्द इसकी पूरी कहानी कह देते हैं। ये एक ऐसी किताब है जो देश के साथ साथ सांस लेती है, जीती है और आगे बढ़ती है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस जिंदा दस्तावेज का भविष्य क्या होगा? ये आने वाले भारत को कैसे दिशा देगा? शायद इसका जवाब हम सब लोगों के कामों में, हमारी बहसों में और हमारी आने वाली पीढ़ियों में छिपा है।